फर्स्ट ऑफ ऑल मेक वन चेंज, दैट इज़ 193 मेंबर्स नहीं है ये 192 मेंबर्स है। आई एम सॉरी, टीम ने बहुत ही गड़बड़ कर दी है। मैं आपको पीडीएफ जो होगा वो करेक्ट ही प्रोवाइड करूँगी, एडिट करूँगी फिर पीडीएफ दूँगी आपको। तो यूएन जनरल असेंबली के अंदर 192 मेंबर्स हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। उसके बाद अब आ जाओ आगे। अब ना हमने अभी तक पढ़ा कि यूएन जनरल असेंबली के ना जो यूनाइटेड नेशंस है उसके 6 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के अंदर और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है या एजेंसीज हैं जो क्या करती है, जो यूएन को हेल्प करती है, यूएन के ऑर्गन्स को हेल्प करती है कि वो अपना काम मेंटेन करें, काम को अच्छे से कर सके। और वो क्या करती है, और वो मेंटेन करने की कोशिश करती है किस चीज़ को, मेंटेन पीस। क्या करती है वो, पीस मेंटेन करती है, ठीक है। द यूएन हैज़ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज विच हेल्प्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन्स, यूएन ऑर्गन्स, एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन व्हाट, पीस। कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशंस है ये पढ़ लो आप। WHO हो गया, UNDP हो गया, UNHRC हो गया, ठीक है, UNHCR हो गया, ठीक है। उसके बाद यूनिसेफ हो जाता है, फिर उसके बाद यूनेस्को। इन सभी की फुल फॉर्म्स यहाँ पे गिवन है, खुद देखो, इसको बाय हार्ट लर्न कर लो, अच्छे से पूछ लेंगे तुमको, you will be asked, got my point। नेक्स्ट, अब जो हमने प्रिंसिपल ऑर्गन्स किए थे ना यूनाइटेड नेशंस के, जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हम कर दिए थे, ये 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अब हम उनके फंक्शंस देखेंगे, क्या फंक्शंस है उन 6 ऑर्गन्स के। देखो, पहले यूएन जनरल असेंबली कर लो। यूएन जनरल असेंबली में बताया है कि जो भी बंदे, ऑल द मेंबर स्टेट्स जो यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करेंगे, ऑल द मेंबर्स हु, ऑल द कंट्रीज हु विल ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस, दे विल ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ यूएन जनरल असेंबली। समझ गए, ठीक है। अब देखो कि आज प्रेजेंट में 192 मेंबर्स है जिन्होंने यूएन को ज्वाइन किया है, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली किसके मेंबर भी बन जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के भी मेंबर्स बन जाएंगे। समझ गए, ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर द पार्ट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। At present, there are 192 members in the General Assembly and each member has one vote. और हर एक मेंबर के पास एक वोट है। The decisions are taken by UN General Assembly. अब ये जो डिसीजंस होते हैं ना, ये कैसे दिए जाते हैं, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। कोई भी जो डिसीजंस होंगे, कुछ डिसीजंस होते हैं इम्पॉर्टेंट, कुछ होते हैं ऐसे ही, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होंगे ना, उस पर डिसीजन कैसे दिया जाएगा, 2/3 ऑफ द मेंबर्स। मतलब कि देखो, इम्पॉर्टेंट मैटर्स हो गए, जैसे कि अब कौन सी कंट्री को यूएन ज्वाइन करना है, सपोज कंट्री बी है, अब इसको यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करना है, तो ये यूएन जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं ना, ये मिलके डिसाइड करेंगे, वोटिंग करेंगे, ठीक है। अगर वोट करने के बाद मेजॉरिटी जीतती है, मेजॉरिटी कहती है कि कंट्री को यूएन का पार्ट बना दो, तो वो यूएन का मेंबर बन जाती है। अगर वो कहती है कि नहीं, यूएन का मेंबर मत बनाओ, तो वो नहीं बनती। अब ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, कौन सा, कि वो कंट्री को यूएन का मेंबर बनना है या नहीं। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस पे, ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिसीजन कैसे दिया जाएगा, डिसीजन विल बी टेकन बाय द 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है। मतलब कि हम 2/3 करेंगे 192 मेंबर्स का, ठीक है, जिसका क्या हुआ, अब देखो 6 पे गया 18, 4 64,
समझ रहे हो ना? आई होप आई एम डूइंग करेक्ट। 64 को 2 के साथ करो, 2 4 8 2 6 12, मतलब कि 128 मेंबर्स अगर हामी दिखाएंगे, किस पे हामी दिखाएंगे कि हाँ कंट्री बी को पार्ट बना लो यूएन नेशंस का, यूनाइटेड नेशंस का, तो वो यूएन का पार्ट बन जाएंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे कैसे वोटिंग होगी? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। नॉर्मल, अगर कोई नॉर्मल सा डिसीजन लेना है, कोई नॉर्मल से मैटर पे काम करना है, तो उस पर सिंपल मेजॉरिटी का यूज किया जाएगा। समझ गए? अब ये था आपका यूएन जनरल असेंबली। अब आ जाओ आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स। कौन कौन से? यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूके एंड रशिया। इसके अंदर ना 5 इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन से? यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, जब से यूएन बना है 1945 से लेके अभी तक 2021 में यही 5 परमानेंट मेंबर्स रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं आया। इन 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। अब ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये चेंज होते रहते हैं हर 2 साल के बाद, आफ्टर एवरी 2 years। ठीक है, दीज 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली। अब ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनको कौन इलेक्ट करेगा? इनको जनरल असेंबली इलेक्ट करेगी। ठीक है, आफ्टर एवरी 2 years, ये बता चुकी हूँ आपको। अब जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स है, यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूके और रशिया, इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होती है? नेगेटिव पावर होती है। मतलब कि सपोज आज यूएन में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, इज़राइल और पैलेस्टीन की लड़ाई हुई, लोगों को लगा इज़राइल ने गलत किया पैलेस्टीन के ऊपर बम्बार्डिंग करके। अब बारी है यूनाइटेड नेशंस की जो फैसला सुनाएगी कि यूएन ने ठीक किया या नहीं, जो इज़राइल ने क्या ठीक किया क्या नहीं किया, क्या इज़राइल की गलती थी कि नहीं थी। अब फैसला सुनाने की बारी है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में मैटर जाता है इन 5 कंट्रीज़ के पास, यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया। ठीक है, यूएसए ने कहा कि इज़राइल की गलती है, इज़राइल को बॉम्बार्डिंग नहीं करनी पड़ेगी, इसीलिए इज़राइल को फला फला नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। चाइना ने भी सेम बोला जो यूएसए ने कहा कि इज़राइल की गलती है। यूके ने भी कहा इज़राइल की गलती है, रशिया ने भी कहा इज़राइल की गलती है। पर फ्रांस कहता है इज़राइल की कोई गलती नहीं है, गलती तो पैलेस्टीन की है, इसीलिए इज़राइल को फला फला नुकसान चुकाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मतलब कि फ्रांस का डिसीजन वॉज टोटली ऑपोजिट, पूरा ऑपोजिट था ना। तो अब जो कि फ्रांस ने नेगेटिव वोट कर दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो इज़राइल को सज़ा सुनानी थी अब वो सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। अगर अब इन कंट्री में से कोई वीटो पावर कर देता है, कोई नेगेटिव वोटिंग कर देता है, तो जो डिसीजन लेना होता है ना वो डिसीजन कैंसिल हो जाता है, तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। अब इज़राइल को सज़ा नहीं सुनाई जाएगी क्योंकि फ्रांस ने कह दिया कि इज़राइल की गलती ही नहीं है, पैलेस्टीन की गलती है। ठीक है, सो नाउ द डिसीजन टू गिव पनिशमेंट टू इज़राइल विल बी कैंसल। अब पते की बात सुनो कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होते हैं 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, पर ये जो वीटो पावर होती है ये सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स के पास होती है, नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास कोई वीटो पावर नहीं होती। तो क्या मैम जनरल असेंबली के मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है? नहीं,
नहीं होती बेटा। सिर्फ वीटो पावर जो होती है वो सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के पास होती है। मतलब कि परमानेंट मेंबर्स की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। इतनी स्ट्रांग है बेटा कि जो इन्होंने डिसीजंस लिए हैं ना सिक्योरिटी काउंसिल के, वो बाइंडिंग होते हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो मतलब कि मैम जो जनरल असेंबली ने डिसीजंस लिए हैं, क्या वो भी बाइंडिंग होते हैं? अरे नहीं बेटा, वो बाइंडिंग नहीं होते। The decisions taken by the General Assembly is not binding on the UN. The decisions which are binding on the UN is only those decisions which are taken by the UN Security Council. Are you getting me? Am I making the things clear to you? Got my point? अब आ जाओ सेक्रेटेरिएट। ठीक है, अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मतलब पेन कॉपी और पेन वाला, रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला, कुछ ऐसा काम। स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, कॉलेज का होता है, यूनिवर्सिटी का तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है जिसको हम एडम ब्लॉक कहते हैं। यूनिवर्सिटी में जब बड़े होगे, पीयू में जाओगे, पंजाब यूनिवर्सिटी या पंजाबी यूनिवर्सिटी या गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उनमें सब में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होते हैं। सिमिलरली यूनाइटेड नेशंस के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को कौन ध्यान देता है, उसका ध्यान कौन करता है? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कौन संभालता है? कौन सी विंग संभालती है? जो विंग संभालती है उसका नाम होता है सेक्रेटेरिएट। अब सेक्रेटेरिएट का हेड कौन होता है? चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। द सेक्रेटेरिएट इज हेडेड बाय द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है? यही बच्चा जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, यही चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है किसका? जनरल असेंबली का। मतलब कि जो जनरल असेंबली, जो पहला ऑर्गन पड़ा, यूएन जनरल असेंबली का हेड और सेक्रेटेरिएट का हेड, इन दोनों के हेड कौन है? सेम है, सेम बंदा है। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली का हेड और जो ये सेक्रेटेरिएट का हेड, दे बोथ आर द सेम पर्सन। समझ गए? ओके। अब जो यूएन जनरल असेंबली का हेड या फिर जो ये सेक्रेटेरिएट का हेड, जिसको आप चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हो, इसको चुना कैसे जाता है? हाउ ही इज इलेक्टेड और अपॉइंटेड? ही इज अपॉइंटेड बाय द यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब कि यूएन जनरल असेंबली और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर ये यूएन जनरल असेंबली क्या हेड को चुनते हैं। अब देखो, जनरल असेंबली ने, यूएन जनरल असेंबली ने हेड को चुना। ठीक है, जनरल असेंबली के हेड को चुना, उस हेड का नाम रख दिया पप्पू। ठीक है, उन्होंने पप्पू को चुन लिया एज अ हेड ऑफ यूएन जनरल असेंबली, और उन्होंने ये नाम भेज दिया किसको? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। बोला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कि सिक्योरिटी काउंसिल जी, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना, प्लीज़ हमारी बात सुनो। हमने ये 5 परमानेंट मेंबर्स, हमारी बात सुनो। हम जो जनरल असेंबली वाले 192 मेंबर्स है ना, हमने अपना जनरल असेंबली का हेड चुन लिया है, और वही हेड आपको पता है रूल्स के अकॉर्डिंग सेक्रेटेरिएट का भी हेड होगा, जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा। उस हेड का नाम क्या है? जनरल असेंबली के हेड का नाम है पप्पू। ठीक है, उन्होंने कहा, यूएस सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, ठीक है जनरल असेंबली तुम बैठो, हम तुमको सोच के बताते हैं कि पप्पू हेड बनेगा या नहीं बनेगा। तो फिर वही बात आ गई। ठीक है, यूएस ने बोला ठीक है पप्पू हेड बनेगा। ठीक है, यूके ने बोला, ब्रिटेन ने बोला ठीक है ओके यूएस हेड बनेगा। ठीक है, फ्रांस ने बोला ठीक है यूएस हेड बनेगा। फ्रांस ने बोला ठीक है पप्पू हेड बनेगा, यूएस गलती से निकल गया। रशिया ने बोला ठीक है पप्पू हेड बनेगा। ठीक है, चाइना ने बोला ठीक है पप्पू हेड बनेगा। तो पप्पू हेड बन गया। ठीक है, इट मीन्स पप्पू हेड बन गया, क्योंकि पांच सिक्योरिटी काउंसिल के कंट्रीज है ना, परमानेंट कंट्रीज है, इन्होंने हाँ बोल दिया
इन्होंने हाँ बोल दिया, मतलब कि वो हेड बनेगा। पर अब एक केस और सुनो, यूएस ने कहा ठीक है पप्पू हेड बनेगा, ब्रिटेन ने कहा ठीक है पप्पू हेड बनेगा, फ्रांस ने कहा ठीक है पप्पू हेड बनेगा, रशिया ने भी कहा ठीक है पप्पू हेड बनेगा, चाइना ने कहा नहीं पप्पू हेड नहीं बनेगा। क्या, क्यों? क्योंकि चाइना को पप्पू नहीं पसंद था, ठीक है, चाइना डजंट लाइक पप्पू। तो उन्होंने उसने बोल दिया कि नहीं मुझे पप्पू नहीं पसंद, तो इसलिए पप्पू जनरल असेंबली का हेड नहीं बनेगा। तो अब वो क्या, अब वो पप्पू जनरल असेंबली का हेड बनेगा या नहीं बनेगा? आपको क्या लगता है? तो पप्पू जनरल असेंबली का हेड नहीं बनेगा, चाहे 4 परमानेंट मेंबर्स ने राजी कर दिया हो, डिसीजन दे दिया हो कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं पप्पू हेड बने, पर चाइना ने मना कर दिया, चाइना ने अपने वीटो पावर का यूज कर दिया। इसका मतलब कि पप्पू हेड नहीं बनेगा, पांचों की पांचों परमानेंट मेंबर्स को राजी होना था, समझ गए? बट चाइना हैड मेड द यूज ऑफ इट्स वीटो पावर, due to which Pappu will not become the head of what? UN General Security, UN General Assembly. Got my point? कि कैसे चुना जाता है जनरल असेंबली का हेड, ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, विल सी दैट। It gives the justice in case there is a dispute or a problem, spelling please, between two nation states, ठीक है। ये अपना डिसीजन सुनाता है, अगर दो नेशंस के बीच में झगड़ा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस दो नेशंस के बीच में लड़ाई हो गई है, ठीक है, किसी ने कोई गलत काम परफॉर्म कर दिया है, तो उस नेशन को सज़ा सुनाने का काम कौन करेगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। बट द डिसीजंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज नॉट बाइंडिंग। देखो बच्चा, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस इंडिया के अंदर बाइंडिंग होते हैं, कोर्ट के डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन अस once the decision taken by the Supreme Court is considered as the final decision, because Supreme Court is the final interpreter of the Constitution. बट यहाँ पे जो डिसीजंस है ना किसके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, इज नॉट बाइंडिंग, वो बाइंडिंग नहीं है। अगर सपोज दो कंट्रीज के बीच में झगड़ा हुआ है, लेट्स से कंट्री ए कंट्री बी, कंट्री और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सुनाया कि कंट्री ए की गलती है, कंट्री ए को सज़ा सुनाई जाए, कंट्री ए को फला फला सज़ा हुई है। पर अब ये जो फला सज़ा जो है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सुनाई है, इज़ नॉट बाइंडिंग, ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, समझ गए? अब देखो द जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, अगेन फिर वही बात, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिल के डिसाइड करेंगे कि कौन जज बनेगा। जैसे यहाँ पे जनरल असेंबली को हेड कौन, जनरल असेंबली का हेड कौन चुनता था? यूएन जनरल असेंबली और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सिमिलरली अब ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आपके जजेस हैं, उनको कौन अपॉइंट करेंगे? दोनों मिलके, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिलके जज को अपॉइंट करेंगे। पर अगर परमानेंट मेंबर, सिक्योरिटी काउंसिल के किसी परमानेंट मेंबर ने वीटो पावर दिखा दी, तो वो पर्टिकुलर जज को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, कोई और जज को अपॉइंट किया जाएगा, सेम जैसे यूएन जनरल असेंबली के हेड की तरह, समझ गए? अब नेक्स्ट देखो, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और दूसरा आ जाता है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसके अंदर 54 सीट्स हैं, मतलब कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हुए हैं? इसके अंदर टोटल 54 मेंबर्स हुए, समझ गए? और इनको कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है? इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। 54 सीट्स है, 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है,
और ये विंग क्या काम करती है? ये विंग हेल्प करती है किसमें? सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज में। ठीक है, किसी कंट्री को सोशली डेवलप करना है या इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो उस डेवलपमेंट में ये विंग हेल्प करेगी। समझ गए? नेक्स्ट देखो, एक मिनट में अपने आप को थोड़ा साइड पे कर दूं, यहाँ पे आ जाती हूँ। अब देखो ट्रस्टीशिप काउंसिल, अब ये क्या है? दिस ऑर्गन ऑफ यूएन एग्जिस्टेड बिफोर द टाइम पीरियड ऑफ 1994। 1994 तक ये ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके बाद ये ऑर्गन इज नॉट वर्किंग। समझना मेरी बात को, इस ऑर्गन को फाड़ के डस्टबिन में, फाड़ के मतलब कि पे कॉपी में से फाड़ के डस्टबिन में नहीं फेंका गया, ये अभी भी है, ये इसी कॉपी में है, यहाँ पे है। ठीक है, इसका ये जो पन्ना है ट्रस्टीशिप काउंसिल का, ये यहाँ पे ही है, पर अभी इस टाइम ये ऑर्गन वर्क नहीं कर रहा। 1994 के बाद ये ऑर्गन ने काम नहीं किया। क्यों नहीं काम किया? बिकॉज इस ऑर्गन का मेन मोटिव यही था कि जो भी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज जो अभी भी कॉलोनियल पावर के अंडर हैं, अभी भी कॉलोनियलिज्म का विक्टिम है, उन कंट्रीज़ को हेल्प करना, उन कंट्रीज़ का रोड मैप तैयार करना कि कैसे तुमने वो फ्रीडम को अटेन करना है। समझ के? मीन्स द ट्रस्टीशिप काउंसिल हेल्प द कंट्रीज हाउ टू अटेन द फ्रीडम फ्रॉम दीज कॉलोनियल पावर्स। The organ of UN existed before the time period of 1994. There were large number of the countries in the world who doesn't get the freedom. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज थी जिनको फ्रीडम नहीं मिली. So this trusteeship council was formed to ensure that these Asian and African countries attain the freedom. समझ गए मेरी बात को बच्चे? क्यों बना था? ताकि ये कॉलोनियल पावर से इनको आज़ादी दी जाए। ठीक है, अभी ये नहीं है कि ये कॉपी में से ये पेज फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया, नहीं, अभी इस पेज को, अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ख़त्म नहीं हुई है, बट ये अभी ये ऑर्गन जो है ये काम नहीं कर रहा, इट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। बट इसकी ज़रूरत नहीं है इसका मतलब यही नहीं कि इसको डिमोलिश कर दिया, कि इसको ख़त्म कर दिया, नहीं बच्चा, ये है, अभी भी ऑर्गन्स 6 हैं, 5 नहीं हुए। इसका मतलब तुम ये नहीं समझोगे कि 5 ऑर्गन्स हैं, 6 ही ऑर्गन्स हैं। राइट नाउ इट्स नॉट वर्किंग। बार बार बोल रही हूँ तो बहुत ज़रूरी है, आपको कंफ्यूज कर देंगे। ये बोल देंगे अब कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज नॉट वर्किंग, इज नॉट इन वर्क राइट नाउ। UN जनरल असेंबली, UN सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, या फिर नन ऑफ दिस। तो आप ढोल निकालो के साथ कौन से पॉइंट को टिक करोगे? ट्रस्टीशिप काउंसिल को। समझ गए? नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, अब बारी है आपकी कि कुछ रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। रिफॉर्म्स देके आने हैं हमने यूनाइटेड नेशंस के अंदर। क्या क्या चेंजेस आए यूएन के अंदर जब आफ्टर द कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, जब 1991 में सोवियत यूनियन यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, तो क्या चेंजेस आई थी यूनाइटेड नेशंस में, अब हम वो पढ़ेंगे। स्क्रीन थोड़ी बड़ी, ओके देखो। सोवियत यूनियन हैड कोलैप्स, पहला पॉइंट, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। दूसरा, यूएस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, यूएस स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन गई। तीसरा, द रिलेशनशिप बिटवीन द रशिया द सक्सेसर ऑफ सोवियत यूनियन एंड द यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव। अब यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि सोवियत यूनियन के बाद जो कौन सी कंट्री आई? रशिया। रशिया और यूएस के बीच में कोऑपरेटिव रिलेशंस बनाए रहे, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूएन ने। चाइना इज़ द फास्टेस्ट इमर्जिंग एज द ग्रेट पावर एंड इंडिया इज़ ऑल्सो ग्रोइंग रैपिडली। ठीक है, कोल्ड वॉर के बाद ये चेंज आया
कि चाइना बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था और इंडिया भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। The economies of Asia are going at an unprecedented rate। मतलब कि जो एशियन इकोनॉमीज़ है, एशियन कंट्रीज़ है, एशियान कंट्रीज़ है, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छे से बढ़ रही थी। ठीक है, मैनी न्यू कंट्रीज़ हैव जॉइंड द यूएन। बहुत सारी कंट्रीज़ ने यूएन को ज्वाइन किया। जब यूएसएसआर 15 कंट्रीज़ में, 15 रिपब्लिक्स में बंट गया, ठीक है, अ होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कन्फ्रंट्स द वर्ल्ड। और सबसे बड़ी बात, यूनाइटेड नेशंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसमें, जो जीनोसाइड जैसी प्रॉब्लम हो रही थी, सिविल वॉर जैसी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जैसी, टेररिज्म जैसी, न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन जैसी, क्लाइमेट चेंज जैसी, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन जैसी, एपिडेमिक्स जैसी, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूनाइटेड नेशंस ने। कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, इन सभी कंट्रीज़ को साथ में बुलाकर इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। इन सभी कंट्रीज़ को बोला कि ऑल माय डियर कंट्रीज़, ऑल दिस 192 कंट्रीज़ जो यूएन का पार्ट हो, तुमको मिल के कोऑपरेट करना है और क्या करना है, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी कॉन्फ्लिक्ट, ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। समझ लो, समझ गए तुम? आई होप आई एम मेकिंग यू क्लियर। अगरा, अगरा है कोल्ड वॉर के बाद, ठीक है, या टाइम टू टाइम यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। पहली चेंज यही है कि हमने चेंज लेके आना है इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरीके से यूएन को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को डिज़ाइन किया गया है कि 5 परमानेंट मेंबर्स, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, तो ठीक है, जो ये वीटो पावर दी गई है, जो ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, इस स्ट्रक्चर के अंदर चेंज लेके आना, इन 6 ऑर्गेन्स के अंदर चेंज लेके आना। दूसरा रिफॉर्म है कि जो जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन, जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन मतलब कि यूएन को किन किन बातों में इंटरवीन करना चाहिए, किन किन बातों में इंटरफेयर करना चाहिए, किन किन प्रॉब्लम्स को, मुद्दों को सॉल्व करना चाहिए, वो उसकी जुरिस्डिक्शन, उसकी पावर, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, उसकी पावर्स में चेंज, रिफॉर्म लेके आना, चेंजेस लेके आना। क्या वो रिफॉर्म्स बुरे थे, अच्छे थे? अब वो हम सभी आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। पहला देखो, पहला आता है रिफॉर्म इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। 1992 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया। क्या किया? एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया, ठीक है। In 1992, UN General Assembly adopted a resolution over the reform of UN। इस रेजोल्यूशन के अंदर 3 मेन कंप्लेंट्स थे। पहला, सिक्योरिटी काउंसिल जो है अब नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स द पॉलिटिकल रियलिटीज़। जो रियलिटी में पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में या वर्ल्ड के अंदर जितने भी इश्यूज चल रहे हैं, अब सिक्योरिटी काउंसिल उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रही। 1992 में जब रिफॉर्म्स की डिमांड की गई ना, यूनाइटेड नेशंस की रिफॉर्म की डिमांड की गई, तो यूएन ने पूछा क्यों भाई, तुम क्यों चाहते हो रिफॉर्म? तो उन्होंने 3 मेजर कंप्लेंट्स दिए कि भाई इन कंप्लेंट्स के वजह से वी वांट दैट यूएन शुड बी चेंज, उसको रिफॉर्म किया जाए। पहला, द सिक्योरिटी काउंसिल डज नॉट रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल रियलिटीज़, कि अब सिक्योरिटी काउंसिल पॉलिटिकल रियलिटीज़, जो भी सिचुएशंस, असल सिचुएशंस चल रही है कंट्रीज़ में, उस पर ध्यान नहीं दे रही। दूसरा, इट्स डिसीजन ओनली रिफ्लेक्ट द वेस्टर्न वैल्यूज़। अब देखो बच्चे कि जितने भी ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ये सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और जो ये डिसीजंस लेती हैं ना, वो वैसे डिसीजंस लेती हैं जो वेस्टर्न वैल्यूज़ को इन्फ्लुएंस करें या जो इनके इंटरेस्ट को फेवर करें, ठीक है।
समझ गए मेरी बात। पहली कंप्लेंट ये दी कि ये अच्छे से काम नहीं कर रही, पॉलिटिकल रियलिटीज़ को ढंग से समझ नहीं रही। दूसरा कि सिक्योरिटी काउंसिल्स वही डिसीजन देती हैं, ये 5 परमानेंट मेंबर्स वही डिसीजन देते हैं जो इनके इंटरेस्ट को फुलफिल करें। तीसरा, इट लैक्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कम करती है, ठीक है, अनफेयर है, बायस है। इन द व्यू ऑफ दीज ग्रोइंग डिमांड्स, इन 3 वैल्यूज़ के वजह से, इन 3 प्रॉब्लम्स के वजह से डिमांड उठने लगी कि यूएन को रिफॉर्म करो, और यूएन को रिफॉर्म किया गया 1 जनवरी 1997 को, ठीक है। उस टाइम जनरल असेंबली के हेड कौन थे, ठीक है। अब देखो जनरल असेंबली के हेड को क्या बोलते हैं हम, सेक्रेटरी जनरल, क्या बोलते हैं हम, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। अब उस टाइम सेक्रेटरी जनरल कौन थे, जनरल कोफी आनंद, ठीक है। इन्होंने एक इंक्वायरी को इनिशिएट किया, इन्होंने एक इंक्वायरी सेट की और पूछा कि भाई यूएन को कैसे रिफॉर्म करें, तुम बता दो हम यूएन को कैसे चेंज करें, कैसे उनके अंदर चेंजेस लेके आए। तो कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया कि भाई अगर आपके पास ये सभी क्राइटेरियाज होंगे तो आप यूएन जनरल असेंबली के परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन सकते हो। कैसे रिफॉर्म्स थे, क्या क्राइटेरिया था, अब वो देखो। पहला था कि इट शुड बी अ मेजर इकोनॉमिक पावर। कोई भी अगर कंट्री जिसको सिक्योरिटी काउंसिल का हेड बनना है, उसको एक मेजर इकोनॉमिक पावर होनी पड़ेगी, उसके पास पैसा बहुत होना चाहिए। दूसरा, उसकी मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। तीसरा, कि वो यूएन के अंदर प्रॉपर तरीके से, उसके यूएन के बजट के अंदर प्रॉपर तरीके से कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। जो हर साल यूएन के अंदर हर कंट्री को कंट्रीब्यूशन करनी होती है, ठीक है, कुछ इतना अमाउंट ऑफ मनी फंड देना होता है यूएन को, वो अच्छे से दे, रेगुलरली दे, हर साल। ये ना हो 1 साल दिया, 3 साल नहीं दिया तो चौथे साल दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट, उसकी उसकी जो पॉपुलेशन होनी चाहिए उस कंट्री की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट, नेशन के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर नेशन के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट, अ कंट्री दैट वुड मेक द नेशन मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर। मतलब कि वो कंट्री डाइवर्स होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या बोलते हैं, सिंपल सुनो, कि वो कंट्री डाइवर्स होनी चाहिए, उसके अंदर डाइवर्स कल्चर होना चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार का कल्चर होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग टाइप के लोग रहने चाहिए उस कंट्री के अंदर, अलग अलग टाइप का कल्चर दर्शाए, ठीक है। आपको ये चीज़ देख के आपको नहीं लगता कि उन 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक इंडिया भी होना चाहिए? बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग इंडिया तो हर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक पावर भी है, ठीक है, ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली, उसके पास अच्छी मिलिट्री है, वी ऑल नो दैट। वो यूएन को हर साल बजट में, यूएन के बजट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा कोई भी टर्म नहीं गया जहाँ पे इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर कंट्रीब्यूट ना किया हो, ठीक है। चौथा, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है ये हमको पता है। पांचवा, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है हम, और हमारे राइट्स की अच्छे से रिस्पेक्ट भी होती है, ठीक है। सिक्स्थ, कि हमारा कंट्री डाइवर्स भी है, अलग अलग रिलीजन के भी लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग कल्चर के भी लोग हैं, ठीक है। हर चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है, अलग अलग कल्चर के दीवारों के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग अपने प्रैक्टिसेस करती हैं। तो अगर ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ठीक है, इंडिया, सो इंडिया शुड बी मेड द परमानेंट मेंबर ऑफ ये आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। पर तब भी इंडिया क्यों नहीं है परमानेंट मेंबर? क्यों? बिकॉज उसका सबसे प्यारा कंट्री, उसका सबसे प्यारा कंट्री, चहेता कंट्री, जिसके साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ठीक है, चाइना, वो वीटो पावर दिखा देता है, वो नेगेटिव वोट दिखा देता है और कहता है नहीं, हम इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं बनने देंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का।
It is because of a veto power which is utilized by the China that India does not become the permanent member of UN Security Council. Though India is the non-permanent member of UN Security Council. Got my point? अब नेक्स्ट स्लाइड देखो. डू यू थिंक दैट देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म द यूएन? आपसे पूछती हूँ, क्या आपको लगता है कि आपको यूएन को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है? हाँ भाई, मुझे तो लगता है कि यूएन को रीस्ट्रक्चर करने की बहुत ज़रूरत है. क्यों? In today's scenario, power equations have been changed with the disintegration of USSR, and many new countries are emerging into UN. देखो, अब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हाँ, हमको ज़रूरत है कि हम यूएन को रिफॉर्म करें. देखो, यूएसएसआर हो गया कोलैप्स और बहुत सारी पावर्स जो हैं, अब बहुत सारी नई कंट्रीज़ हैं वो बनी हैं. ठीक है, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद. तो भाई यूएन को कहीं ना कहीं रिफॉर्म की ज़रूरत है. पहली बात, इक्विटेबल जोग्राफिकल वो क्या कह लो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. मतलब कि अगर आपने देखा हो, जो सभी के सभी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं. कोई भी एशियन, अफ्रीकन या लेटिन अमेरिकन या कैरिबियन वाली साइड से कोई परमानेंट मेंबर नहीं बना. ठीक है, नोबडी हैज़ बिकम अ परमानेंट मेंबर फ्रॉम, स्पेशली एशिया में से हम चाइना कह सकते हैं कि चाइना इज़ अ I don't know why NCERT has mentioned that, but China represents the Asia. ठीक है, represents Asia. तो इट विल बी रॉन्ग टू से कि चाइना जो है कि एशियन कंट्रीज जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करती हैं. नहीं, गलत है. अफ्रीकन, लेटिन अमेरिकन और कैरिबियन स्टेट्स जो है ना, इनमें से कोई, इन कॉन्टिनेंट्स में से कोई भी कंट्री नहीं ले गई है, कोई भी कंट्री नहीं ले गई है जो कि परमानेंट मेंबर बनी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का. आई मस्ट कट दिस अफ्रीका, सॉरी दिस एशिया, एंड आई मस्ट से दैट अफ्रीका, लेटिन अमेरिका और कैरिबियन में से कोई भी ऐसी कंट्री नहीं चुनी गई है. ठीक है, जो परमानेंट मेंबर बनी है सिक्योरिटी काउंसिल का. समझ गए मेरी बात को? द यूएन चार्टर हैज़ गिवन ओनली अ प्रिविलेज पोजीशन टू द परमानेंट मेंबर्स. ठीक है, ओके, दिस पोजीशन रिमेन्स द सेम एंड नो वन इज़ अलाउड टू एंटर. अब जो यूनाइटेड नेशंस ने हमेशा प्रिविलेज पोजीशन दी है, किसको दी है? इन्हीं 5 परमानेंट मेंबर्स को दी है. और ताजुब की बात तो यही है कि इन 5 परमानेंट मेंबर्स का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाया ही नहीं कभी दिया. ठीक है, जब भी ये मुद्दा उठा कि हमको ये स्ट्रेंथ बढ़ानी है 5 परमानेंट मेंबर्स की, तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इन्होंने वीटो पावर लगा दी. ठीक है, इन्होंने वीटो लगा दिया कि नहीं, ये 5 परमानेंट मेंबर्स ही हैं. अगर ये 5 परमानेंट, अगर हम इसको 6 या 7 या 8 परमानेंट मेंबर्स के स्ट्रेंथ को इन्हांस करेंगे, इट विल नॉट बी गुड. ठीक है, रीजंस क्या है? इनके खुद के पर्सनल मोटिव्स हैं कि ये परमानेंट मेंबर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने नहीं दे रहे. और सबसे गलत पावर, जो सबसे गलत चीज़ जो दी गई है ना, इन्हीं परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है, विच मेक्स द एंटायर यूएन वेरी डिस्टर्बिंग. ठीक है, वेरी इरिटेटिंग टू. कोई भी डिसीजन लेना है उस पर वीटो पावर चाइना कभी कर देती है, कभी यूएस दिखा देगी, कभी ब्रिटेन दिखा देगी, कभी रशिया या कभी फ्रांस, जिसके वजह से डिसीजंस लिए नहीं जाते, अच्छे से अच्छे डिसीजंस नहीं लिए जाते, क्योंकि ये कंट्रीज़ वीटो दिखा देती है, कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को ध्यान रखते हैं. अगर कोई डिसीजंस उनके इंटरेस्ट को फेवर नहीं कर रहा तो वो वीटो दिखा देंगे. ठीक है, और जिसके वजह से ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा और बहुत सारी कंट्रीज़ जिसको इस डिसीजन से फ़ायदा हो सकता था वो कैंसिल हो जाएगा सब. समझ गए? अब देखो,
परमानेंट मेंबर्स जो है ना, इनकी और वही बात है, ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये सभी वही मेंबर्स हैं जो कि डेवलप्ड हैं या जो जीती थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। डेवलपिंग कंट्रीज़ में से, ठीक है, या अंडर डेवलप्ड नेशन में से कोई भी परमानेंट मेंबर तो बनाया ही नहीं गया, सभी डेवलप्ड नेशन से बनाए गए। तो वो सभी अपने नेशंस के बारे में सोचेंगे, अपने इंटरेस्ट को सोचेंगे। हैंस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल शुड रिफॉर्म, इसीलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म की ज़रूरत है ताकि वो अपनी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकें। जितना भी आपने पढ़ा है इसमें से आपने क्या कंक्लूजन निकाला है? कंक्लूजन यही निकाला है बेटा कि वो डिमांड कर रहे हैं कि परमानेंट जो मेंबर्स की सीट है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो आप इंक्रीज़ कर दो। क्या डिमांड मांग रहे हैं? कि जो परमानेंट मेंबर्स की सीट है किसके अंदर है? सिक्योरिटी काउंसिल की, वो इंक्रीज़ कर दो। और उन्होंने दूसरी डिमांड क्या रखी है कि जो ये जो अफ्रीकन हो गया, ये लेटिन अमेरिकन हो गया, ये कैरेबियन स्टेट्स हैं, इनमें से भी परमानेंट मेंबर्स चुनने चाहिए। ये नहीं कि ये डेवलप्ड नेशंस में से ही परमानेंट मेंबर्स चुने चाहिए। ठीक है, इन नेशंस के तरफ भी ध्यान दो, इन कॉन्टिनेंट्स के तरफ भी ध्यान दो, और इन कॉन्टिनेंट्स में से कोई ऐसी कंट्रीज़ को चुनो और उनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंट करो ताकि वो अपनी कंट्रीज़ का भी इंटरेस्ट रख सके। और तीसरा जो मेन डिमांड रखी है कि ये जो वीटो पावर के अगेंस्ट इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। समझ ला बच्चा पार्टी, समझ गए ना तुम? ओके, कौन कौन सी डिमांड होगी? पहली सबसे फोरमोस्ट डिमांड यही है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना आपकी, उसके मेंबर्स को बढ़ा दो। ठीक है, परमानेंट मेंबर्स को बढ़ा दो, और बढ़ाओ उस तरीके से कि तुम अफ्रीकन और लेटिन अमेरिकन के कॉन्टिनेंट्स के कंट्रीज़ को भी चूज़ करो। अगर तुम बढ़ा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को इंक्लूड कर दो, और ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज़ है और वेस्टर्न कंट्रीज़ इंक्लूड कर दो, नहीं। तो अगर तुमने बढ़ानी है तो तुम लेटिन अमेरिकन या अफ्रीकन या एशियन कंट्रीज़ में से उन मेंबर्स को चूज़ करोगे। ये दूसरा वीटो पावर के अगेंस्ट जो उन्होंने बोला है, इस चीज़ को कम करो। वीटो पावर जो दी गई है दैट इज़ नेगेटिवली यूज्ड बाय द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। दो ही चीज़ें हैं, बता दी मैंने आपको। नेक्स्ट देखो, as a citizen of India, do you support India candidature for a permanent membership of Security Council? Yes, I support. Why? Because it fulfills all the criteria which has been set by the UN, ठीक है, in 1997। कौन सा क्राइटेरिया था? a major military power, इकोनॉमिक पावर, बजट में रेगुलर कंट्रीब्यूटर होना चाहिए, पॉपुलर स्टेट, ठीक है, या डेमोक्रेसी के रिस्पेक्ट करने वाला, या एथनिक कल्चर, डाइवर्स कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला। तो जो इंडिया जो है वो यहाँ पे सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है विच आई हैड मेंशन्ड हेयर। देख लो, इंडिया पॉपुलर स्टेट है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक इमर्जेंस, एक अच्छी पावर, इकोनॉमिक पावर की तरह उभर के आ रहा है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर टू यूएन है, हर साल यूएन के बजट पे कंट्रीब्यूट करता है, और अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से ग्रो करता है, इस तरीके से डिज़ाइन करता है कि वो हर वर्ल्ड अफेयर्स में अच्छे से गज वज के पार्टिसिपेट कर सके, यूएन के हर इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करता है। तो येस, इंडिया शुड बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ दी व्हाट, ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट स्लाइड।